अम्मा जी अपनी चारपाई पर बैठी बार बार रसोई की तरफ देखे जा रही थीं और सोचने लगी, इतनी देर हो गई लेकिन बहू ने अभी तक कुछ खाने को नहीं दिया। तभी उन्होंने अपनी बड़ी बहू सुनीता को आवाज़ लगाई, बहू खाना बन गया हो तो थोड़ा मुझे भी लाकर दे दे। बड़ी जोरों की भूख लगी है, लगता है आज खाने में कुछ खास बनाया है। खाने की इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। अम्मा जी अरमा भरे लहजे में अपनी बड़ी बहू से कहती हैं। तभी बहू गुस्से में कहती है, हाँ बन गया है बुढ़िया, लेकिन अभी तुझे नहीं मिलेगा। अभी तक किसी ने नहीं खाया है, पहले सबको खाने दे फिर मिलेगा तुझे। हर वक्त जीभ खाने को मांगती रहती है बुढ़िया की। और हाँ, जब तक हम खाना खाकर उठ ना जाएं, अपने कमरे से बाहर मत निकलना। यह सुनकर अम्मा जी चुप हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें खाना सबके खाने के बाद ही दिया जाता था और अपने कमरे में चली गईं। टूटी सी खाट पर जाकर लेट गईं और सबके खाना खाने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद बड़े बेटे ने आवाज़ लगाई, बुढ़िया आ जा, सबने खाना खा लिया, खा ले आकर। अम्मा जी ने जैसे ही अपने बेटे की आवाज़ सुनी, तुरंत खाने की टेबल की तरफ भागी और अपने लिए खाना परोसने लगी। तुरंत बहू ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया और बोली, बुढ़िया पहले पूरा टेबल साफ कर दे, फिर खाइयो खाना, और खाना नीचे बैठकर खाना। तेरे खाने सेट के लिए टेबल नहीं खरीदा है। अम्मा जी डाइनिंग टेबल साफ कर देती हैं और अपने लिए खाना परोसकर नीचे बैठ जाती हैं। उनके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जैसे तैसे खाना खाकर अपने कमरे में चली गईं। बूढ़ा जिस्म खाल हड्डियों पर चिपकी हुई, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, एक हाथ ज्यादा काम न करता था, आंखें अंदर को धंस गई थी। हर वक्त मायूसी चेहरे पर छाई रहती थी। पूरे दिन अकेले अपने खाट पर बैठी हुए इधर से उधर आने जाने वालों को देखती रहती थी। अम्मा जी के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी, पोते पोती सब थे, लेकिन कोई पास बैठकर 2 बात करने के लिए तैयार नहीं था। अम्मा जी जब भी किसी से बात करने की कोशिश करती, तभी सब धुतकार देते और कहते कि इस बुढ़िया से क्या बात करें। सब अम्मा जी से दूर दूर भागते थे, जैसे कि वह कोई अछूत हो। बुढ़ापा भी कितना दुखदाई होता है। अपने ही बच्चे बुढ़ापे में दूर भागने लगते हैं। जब अम्मा जी के पति रामचंद्र जी जीवित थे, तब किसी बेटे बहू की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके सामने ऊंची आवाज में बात कर सके। रामचंद्र जी घर के मुखिया हुआ करते थे। घर में आ जाते तो ऐसा लगता था जैसे कोई शेर आ गया हो, और शेर को देखते ही बकरियां तितर बितर हो जाया करती थी। उनके सामने कोई बोलने वाला नहीं था। उनके बेटे उनके सामने आने से डरते थे, और बहुओं की तो बात ही क्या, इतनी रौबदार शख्सियत के मालिक थे कि सामने वाले के देखते ही पसीने छूट जाया करते थे। उनके मुंह से 2 अल्फाज भी नहीं निकल पाते थे। उनका फैसला अटल होता था, जैसे पत्थर पर कोई लकीर खींच दी हो। किसी को भी उनके फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं होती थी। अम्मा जी के 4 बेटे थे, राकेश, दिनेश, गोपाल और संजय। उनकी कोई बेटी नहीं थी। चारों बच्चों की उन्होंने शादी कर दी थी। घर में बहुएं आईं, पोते पोती हुए। उनका अब एक बड़ा कुनबा हो चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उन्होंने सब काम धंधा अपने बच्चों के हाथ में सौंप दिया, लेकिन जमीन और घर अभी भी उन्हीं के नाम पर था। एक दिन वो सड़क पार कर रहे थे कि एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और वहीं पर उनकी मौत हो गई। रामचंद्र जी की मृत्यु के बाद उनके चारों बेटों ने अपनी मां का घर में रहना दुश्वार कर दिया। धीरे धीरे बच्चों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। उनकी चारों बहुओं का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अम्मा जी बस अपने पति को याद करती रहती थी और सोचती थी,
इससे अच्छा तो मैं चली जाती। वक्त गुजर रहा था और वक्त के गुजरने के साथ साथ ही अम्मा जी बहुत कमज़ोर होती जा रही थी और उनके बच्चे उन पर हावी होते जा रहे थे। छोटी बहू ने यह बोलकर उनकी खाट घर के बने स्टोर में डाल दी कि अब उसके बच्चों को अलग से कमरे की ज़रूरत है। तीनों बहुओं को दो दो कमरे मिले हुए हैं, मुझे बस एक कमरा दिया है। और गुस्से में अम्मा जी की खाट स्टोर में डाल दी। खाना भी अब सबके खाने के बाद ही उन्हें दिया जाता था और वह किसी को कुछ नहीं कहती थी, बस बैठे हुए सब कुछ देखती रहती थी। कमज़ोर भी तो हो गई थी, लेकिन फितरत तो वही थी, अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जब नाखून बड़े हो जाते हैं तो बेटों से कहती कि मेरे नाखून काट दो, तो एक बेटा दूसरे को कह देता, दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को कह देता। कहते कहते बहुत मुश्किल से नाखून काटे जाते थे। अपनी बेबसी पर उन्हें बहुत रोना आता था और अपने वह दिन उन्हें बहुत याद आते थे जब सब उनके आगे पीछे घूमते थे। बुढ़ापे में उन्हें यह दिन देखने पड़ेंगे, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी तो उन्होंने बहू से कहा, तो बहू ने खाना देने से मना कर दिया कि सबके खाना खाने के बाद ही मिलेगा। बुढ़ापे में ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, थोड़ा सा ही खाना खाया जाता है और फिर भूख भी जल्दी ही लग जाती है। पेट की अंतड़ियाँ भूख की वजह से कुलबुला रही थी। खाने बनने की खुशबू घर में चारों ओर फैली हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें और भी तेज भूख लग गई थी, जो उनकी बर्दाश्त से बाहर हुई जा रही थी। खाना लगा, फिर सबने खाना खाया। जब सब खा कर उठ गए तब अम्मा जी ने नीचे बैठकर खाना खाया। वह अपनी जिंदगी से तंग आ गई थी, अपने मरने की अब वह दुआएं मांगती रहती थी। बच्चों का ऐसा व्यवहार उन्हें के हृदय में तीर की तरह चुभता था। उनका हृदय छलनी छलनी हो गया था। एक दिन उनके घर एक आदमी आता है। वे आदमी उनके बड़े बेटे राकेश से कहता है, मेरा नाम वंश है, मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक बहुत अच्छी दुकान है और आप उसे बेचना चाहते हैं। मैं उसे खरीदने के लिए आया हूँ। मैं उसमें कपड़ों की दुकान खोलना चाहता हूँ। मैं उसकी मुँह मांगी कीमत दूंगा। राकेश कहता है, हाँ, हमारे पास एक दुकान है, लेकिन हमें उस दुकान को बेचनी नहीं है। आपने गलत सुना है कि हम अपनी दुकान बेचना चाहते हैं। अरे, मैं उसकी मुँह मांगी कीमत दूंगा, वंश कहने लगता है। राकेश कहता है, आप समझ नहीं रहे हैं कि मैंने क्या कहा है। हमें अपनी दुकान नहीं बेचनी है। तभी उसकी नज़र अपनी बूढ़ी विधवा माँ पर पड़ती है। वह कहता है, दुकान तो हमें बेचनी ना है, लेकिन यह बढ़िया बिके है, इसे खरीदोगे? वंश हैरान हो जाता है। वह राकेश की बूढ़ी माँ को बड़े गौर से देखता है। एक मायूस, उदास और झुर्रियों से भरे चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती है। वह 2 पल के लिए सोचता है और कहता है, कितने में बेचोगे? राकेश हैरान हो जाता है। उसने तो ऐसे ही कह दिया था और वह तो उसकी माँ को खरीदने के लिए तैयार हो गया था। राकेश समझता है कि वंश मजाक कर रहा है। वह वंश से कहता है कि 30,000 में दूंगा, लोगे? वंश अपनी जेब से 30,000 निकालकर राकेश के हाथ पर रख देता है और कहता है कि मैंने खरीद लिया, आज से तुम्हारी माँ मेरी हुई। राकेश हैरान रह जाता है, कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर राकेश भागा भागा अंदर जाता है और अपने तीनों भाइयों से मशवरा करता है। तीनों भाई भी पैसा देखकर लालच में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, वैसे भी क्या हो रहा है इस बुढ़िया का, बस पड़े पड़े घर का खर्चा बढ़ाती रहती है, कभी दवाई का खर्चा तो कभी किसी और का।
बुढ़िया के साथ साथ खर्चों से भी पीछा छूट जाएगा। बेच देते हैं, एक रकम तो हाथ लगेगी और इस बुढ़िया से पीछा भी छूट जाएगा। राकेश और उसके तीनों भाई बाहर आते हैं और कहते हैं, ठीक है, हमें सौदा मंजूर है, तुम बुढ़िया ले जा सकते हो। अम्मा जी यह सारी बातें बैठकर सुन रही थी। अपने बेटों की बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख हो रहा था। उनके दिल पर छुरियां चल रही थी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि उनके बच्चे उन्हें बेच भी सकते हैं। वह सोचती थी कि मेरे बेटे बेवकूफ़ हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मुझे पैसों के लालच में बेच भी सकते हैं। उन्होंने अपने बेटों को कुछ कहना सुनना मुनासिब ना समझा और वंश की ओर देखती रहीं। और पता नहीं उन्हें क्या होता है कि वह वंश के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। अम्मा जी अंदर जाती हैं और अपनी एक पोटली लेकर आती हैं और वंश के साथ साथ चल देती हैं। वह सोचती हैं कि अपने बच्चों के साथ इतनी जिल्लत से रहने से तो बेहतर है कि इसके साथ ही चली जाऊं। क्या पता वहां जाकर ही मुझे मौत आ जाए। अब तक तो बेटे बहू सिर्फ उन पर अत्याचार करते थे और आज नौबत ये आ गई कि कुछ पैसों के लालच में अपनी ही जन्म देने वाली माँ को बेच डाला। इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती थी एक माँ के लिए। वंश उन्हें लेकर चल देता है और अपने गांव अपने घर लेकर आता है। वंश को देखकर उसकी 5 साल की बेटी मुन्नी दौड़ी आती है और बोलती है, पापा ये आपके साथ कौन है? बेटा ये आपकी दादी हैं और इन्हें ज़्यादा परेशान मत करना। वंश उनको एक कमरे में लेकर जाता है और कहता है, अम्मा जी यह आज से आपका कमरा है। वंश अपनी बीवी को बुलाता है और कहता है कि देखो यह मेरी माँ है और यह आज से हमारे साथ ही रहेंगी और इनको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वंश अपनी बीवी विमला से कहता है। विमला संस्कारी महिला थी, कहने लगी, जी ठीक है, जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। वंश बोलता है, अम्मा जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। वंश अम्मा जी के लिए खाना लेकर आता है और अम्मा को खाना खिलाकर सुला देता है। अगली सुबह जब अम्मा जी जागती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है, जैसे उनमें नई जान आ गई हो। वंश अम्मा जी के लिए नाश्ता लाता है। नाश्ता करने के बाद वंश अम्मा जी को 2 नई कॉटन की साड़ियाँ देता है और बोलता है, अम्मा जी अब आपको फटी हुई साड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है। और देखता है कि अम्मा जी का चश्मा भी टूटा हुआ है। वो अपनी पत्नी विमला को बुलाता है और बोलता है, कल अम्मा जी के साथ जाकर नया चश्मा बनवा लाना। वंश अपने हाथों से अम्मा जी के पैरों की मालिश करता है। पैरों की मालिश करते समय वंश को अम्मा जी बहुत हैरानी से देखती हैं। अम्मा अपने अतीत में जाती हैं, जहां अम्मा अपने बेटों को बोलती थी कि कोई उनके पैर पर थोड़ा तेल लगा दे, लेकिन उनके बेटे उन्हें झिड़क देते थे और कहते हैं, इस बुढ़िया ने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी, पूरे दिन कुछ ना कुछ बोलती रहती है, जैसे हम तो बस इसके लिए खाली बैठे हैं। अम्मा जी बेटों की बात सुनकर चुप हो जाती। ये सब करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्यार भरी नज़रों से वंश को देखती रहती हैं। वंश की पत्नी विमला अम्मा जी को अपने हाथों से नहलाती है और उनकी पोटली से कपड़े निकालती है, तो अम्मा की पोटली से कुछ कागजात नीचे गिर जाते हैं। विमला उन्हें फिर से पोटली में रख देती है और अम्मा जी को कपड़े पहनाती है। वंश उनके नाखून काटता है। अम्मा वंश को ये सब करते हुए देखती रहती है, बस प्यार और अरमा भरी नज़रों से देखती रहती थी। वंश के गांव में मेला लगा होता है। वंश अम्मा को शाम के वक्त
मेले में लेकर जाता है और उनके पसंद की बहुत सी चीजें दिलवाता है और कहता है, अम्मा ये मेला तुम्हारा है, तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वो तुम्हारी है। अम्मा वंश को हैरान होकर देखे जाती हैं और कहती हैं, बेटा मैं अब इस उम्र में भला क्या लूं, जो मुझे चाहिए था वो ले लिया। वंश कहता है, अम्मा आपने कुछ भी तो नहीं लिया, बस एक जोड़ी कंगन लिए हैं। वंश और अम्मा कुछ देर मेले में घूमने के बाद फिर चाट खाते हैं। अम्मा का मन हिंडोले में बैठने का था, लेकिन शर्म के कारण बोल नहीं पाई। लेकिन वंश उनके मन की बात जान चुका था। जिस तरह से वे हिंडोले को देखे जा रही थी, वंश ने अम्मा को हिंडोले में झुलाया। अम्मा बहुत हंसी और हंसते हंसते रोने लगी। हिंडोले में झूलने के बाद अम्मा और वंश घर आ जाते हैं। घर आकर अम्मा जी विमला को वो कंगन अपने हाथों से पहनाती हैं और बोलती हैं, बहू ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। वंश की पत्नी अम्मा जी के गले लग जाती है। थोड़ी देर बाद वंश और अम्मा को खाने के लिए पूछती है तो अम्मा मना कर देती हैं कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वंश बोलता है, अम्मा जी अगर रात को भूख लगे तो खाना खा लेना, और खाने की थाली अम्मा जी के कमरे में लेकर रख देता है और कहता है, अम्मा जी ये रहा आपका खाना, रात में भूख लगी तो खा लेना। अम्मा बोलती हैं, ठीक है बेटा तुम रख दो, भूख लगी तो मैं खा लूँगी। अम्मा जी को यह सब एक सपने की तरह लग रहा था। अम्मा जी सोचने लगती हैं कि अपने घर में मेरी क्या औकात थी और यहाँ इतनी इज्जत। मैं हर पल मौत की दुआएं मांगती थी, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैं और जीना चाहती हूँ। इस परिवार ने जो मुझे इज्जत दी है मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगी। तभी वंश वहाँ आता है और कहता है, अम्मा जी आपने खाना नहीं खाया, अम्मा खा लीजिए, कमजोरी आएगी नहीं तो। अम्मा कहती हैं, बेटा तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो, मुझे भूख ही नहीं है, नहीं तो मैं खा लेती। वंश अम्मा के हाथ पकड़कर अम्मा के बिस्तर पर ही बैठ जाता है और अम्मा के हाथ पकड़े रहता है और कहता है, अम्मा आप हमेशा खुश रहें, बस तो मैं भी खुश रहूँगा। अम्मा बेटा तुम्हारे होते हुए मुझे हो भी क्या सकता है, लेकिन बेटा एक बात तुमसे पूछूं, जवाब दोगे? वंश, हाँ अम्मा जरूर पूछिए। अम्मा, बेटा जब मेरे बेटों ने मेरी कीमत लगाई और मुझे बेचने की बात बोली तो तुम मुझे लेने के लिए क्यों तैयार हुए और मुझे अपने साथ लाकर अपने घर में रखकर इतना प्यार क्यों दे रहे हो? आज के समय में इसकी तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती जो तुम कर रहे हो बेटा। मुझे यह सब सपने जैसा लग रहा है, लेकिन यह तो हकीकत है। वंश, हाँ अम्मा यह हकीकत ही है। अम्मा तुम नहीं जानती हो मैंने जिंदगी में अपनी माँ को खोकर कितना कुछ खोया है। जब तक माँ मेरे पास थी मुझे उनकी कदर न हुई, आज जब पास नहीं तो रह रहकर उनका ख्याल आता है। जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो उसमें मैंने खुद को पाया और आप में अपनी माँ को। मेरी माँ बहुत इज्जतदार औरत थी, लेकिन मैंने अपनी माँ को कभी इज्जत ना दी। हर पल उन्हें कोसता रहता था, हर पल उन्हें ताने मारता, हर पल उन्हें जलील करता और कभी कभी हाथ भी उठा देता था। अम्मा सब बातें सुनती रहती हैं। वंश रोते रोते बोलता जाता। फिर वंश कहता है, अम्मा मेरी ही लापरवाही से मैंने अपनी माँ को खो दिया। एक रात अम्मा को खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे सोने में परेशानी हो रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में कई नींद की गोली एक साथ दे दी ताकि अच्छे से सो जाएं। तो लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मेरी माँ ऐसी सोएगी कि कभी उठ ही ना पाएगी। मेरे हाथों मेरी माँ की
हत्या हो गई अम्मा। वंश दहाड़े मार मार कर रोने लगता है। अम्मा वंश को अपने सीने से लगा लेती हैं। वंश कहता है, अम्मा जब आपके बेटे ने आपकी कीमत लगाई तो मैंने सोचा मुझे अपना प्रायश्चित करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अम्मा मेरी माँ की मौत के बाद मैं पल पल मरता रहा हूँ, रोज जीता हूँ रोज मरता हूँ। अम्मा आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मेरे पास ही रहना। अम्मा वंश को चुप करती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम ही तो मेरे बेटे हो वंश। बेटा मैं ही जानती हूँ मैं रह तो रही थी अपने बेटों के घर में, लेकिन वैसे नहीं जैसे मेरे बेटे रहते थे मेरे घर में। मैंने कभी कोई कमी ना की थी अपने बच्चों को पालने में, लेकिन मुझे पालने में मेरे बेटों ने सारी कमियां कर डाली। तुमने वो सब कमी पूरी कर डाली बेटा। मुझे अपने घर लाए, मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे 2-4 दिन के अंदर वो सारी खुशी दे डाली जो मुझे मेरा पूरा कुनबा न दे पाया। अब मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ बेटा। वंश चौंक कर कहता है, क्या अम्मा? अम्मा जी अपनी पोटली में से कागजात निकालती हैं और वंश के हाथ पर रख देती हैं। वंश उन्हें देखता है और हैरान होकर पूछता है, अम्मा यह क्या है? अम्मा कहती हैं, यह मेरी जमीन और घर के कागजात हैं जिस पर मेरे दस्तखत हैं। मेरे बेटे गधे हैं बेटा, बेवकूफ़ हैं। मेरे पति की दुकानें धोखे से हड़प ली, लेकिन हमारा घर और जमीन अपने नाम ना कर सके। उनका यह कहना था कि बुढ़िया जल्दी से जल्दी मरे, सब कुछ उनका ही तो है, लेकिन क्योंकि मेरी कीमत लगाकर मुझे 30,000 के लिए बेच डाला। मैं यह तुम्हें सौंपती हूँ बेटा। अपने बेटों के साथ तो मैं मर मर कर जी रही थी, तूने मुझे मरते मरते नई जिंदगी दे दी। मेरी सेवा करके मुझे सेहतमंद बना दिया, मेरा मरा हाथ फिर से जिंदा कर दिया। कल मुझे शहर लेकर चलना, न्यायालय जाकर मुझे यह सब तेरे नाम करना है। वंश ये सब सुनकर चौंक जाता है और कुछ भी लेने से इनकार करता है, लेकिन अम्मा की जिद के आगे घुटने टेक देता है। अगले दिन न्यायालय जाकर वसीयत बनवाते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा घर और जमीन अपने कब्जे में ले लेना। वंश और वंश की पत्नी और बच्चे भी अम्मा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ दिन के होश के बाद घर जमीन के लालच में वंश का गांव घर पता करके जब चारों बेटे वंश के घर आते हैं और वंश उस वक्त घर में नहीं होता है, तो वंश की पत्नी से कहते हैं कि हम अपनी बुढ़िया लेने आए हैं जो हमने आपके पति को बेची थी। तभी अम्मा जी एक डंडा लेकर अपने कमरे से बाहर आती हैं और धे धड़ाधड़ चारों बेटों को ठोक देती हैं। ठोकते ठोकते कहती हैं, बुढ़िया लोगे? ले लो बुढ़िया, लो बुढ़िया, निकल जाओ नालायको। अरे तुम जैसे बेटों को जन्म देने से अच्छा तो मैं बांझ ही रह जाती। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखा देना। और बेटों की अच्छी तरह से कुटाई कर देती हैं। उई माँ करते करते चारों बेटे 9-2-11 हो जाते हैं। जब वंश घर आता है, अम्मा उसे सब बात बताती हैं तो वंश हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है और अम्मा से लिपट जाता है। और ऐसे ही हंसते हंसते अम्मा की सेवा करते करते कई साल बीत जाते हैं। और एक दिन अम्मा वंश को अलविदा कहकर इस दुनिया से चली जाती हैं। अम्मा के जाने का वंश को बहुत दुख होता है। अम्मा के जाने के बाद अम्मा को दिया हुआ वचन निभाता है और कानूनी कार्रवाई करके अम्मा का घर अपने कब्जे में ले लेता है। तो अम्मा जी के बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। उनका हश्र आज बहुत बुरा है, भिखारियों जैसी हालत हो गई है। चारों बेटों बहुओं की, जिन बेटों ने कुछ पैसों के लालच में अपनी ही बूढ़ी माँ को बेच डाला, उस औलाद को भगवान कैसे सुखी रख सकता है।
दोस्तों, जो माँ हमें 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, असहनीय पीड़ा सहकर हमें जन्म देती है, हम उसी माँ का सौदा कर देते हैं। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उन्हें फालतू सामान समझकर बार बार जलील करते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि माता पिता तो वो हस्ती हैं जिनके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद चुका नहीं सकती। इस कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।